नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस फेस्टिव सीजन कहां मिलेगी आपको फंड्स की बेस्ट डील? इस त्योहार अगर है निवेश को तैयार तो हम बताएंगे अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे चुने फंड, साथ ही इंपल्सिव निवेश और फोमो से कैसे बचें। इसी पर रहने वाला है हमारा खास फोकस आज का। हम आपकी कराएंगे फेस्टिव फंड शॉपिंग। हमारे साथ इस शॉपिंग में साथ हमारा निभाएंगी हमारी दो खास एक्सपर्ट्स आज, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। पूजा और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में। हमारी इस फेस्टिव शॉपिंग में भाग लेने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शॉपिंग होने वाली है, क्योंकि मौका भी और दस्तूर भी है। फेस्टिव सीजन का टाइम आ चुका है और ऐसे में हर कोई बेस्ट से बेस्ट ऑफर का आनंद उठाना चाहता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये जो फेस्टिव शॉपिंग है वो सामान की क्यों करें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी करें। इसलिए इसमें हम आप दोनों की मदद लेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो कार्ट है उसमें किस तरीके के फंड्स आपको ऐड करने चाहिए, कौन सी स्कीम्स आपको अब खरीदनी चाहिए इस फेस्टिवल। अब मैं थोड़ा सा पहले पूजा और प्रतिभा दोनों से बहुत छोटे छोटे जवाब में जानना चाहूँगी। क्या एक रिलेशन आप समझती हैं बिटवीन अ फेस्टिवल एंड इन्वेस्टमेंट? हम यूजुअली फेस्टिवल को मानते हैं एक सेलिब्रेशन का जरिया ऑफ लाइफ एंड फेस्टिविटीज, फूड एंड फीस्टिंग, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट की जगह कहाँ है? यस पूजा। थैंक यू सो मच स्वाति। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जब हम फेस्टिवल को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ते हैं ना कहीं अगर वो है भी या नहीं भी, लेकिन एक जरिया हो जाता है, एक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एक गैदरिंग होती है। भले ही वो सोशल गैदरिंग है, वो एक इनफॉर्मल गैदरिंग है, लेकिन आजकल अगर आप देखें ना कहीं जैसे सोने का भाव कहाँ हो गया, मार्केट क्या चल रहा है, ये सारे टॉक्स होते हैं सर्कल्स में, सोशल सर्कल में, और वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात कही आपने कि फेस्टिवल एक इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए एक शुरुआत हो सकती है अगर आपने की है तो। और अगर कहीं पे कोई गलत इन्वेस्टमेंट ले रखा है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसका सुधार करने की भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जी एब्सोल्युटली। तो एक नए निवेश की शुरुआत इस फेस्टिवल आप कीजिए। तो ये जो त्योहारों में खरीदारी है, हम जिसकी बात करें प्रतिभा, तो एक जो पोर्टफोलियो कार्ट है जिसमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे। प्रतिभा, तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से आइटम इसमें आज शामिल होने वाले हैं, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे? देखिए, जैसे फेस्टिवल में जब हम खरीदते हैं, फेस्टिवल सीजन आया तो सेल का भरपूर, मतलब आप ऑनलाइन जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको मैसेजेस भी आते हैं कि डिस्काउंट सेल खरीदना है। तो हमें एक ऐसा लगता है कि हम मिस आउट कर देंगे, स्कैसिटी है, आज का आज खरीदना चाहिए जो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। सिमिलरली इन्वेस्टिंग जर्नी में भी बहुत सारे ऐसी बिहेवियरल बायसेस है, हमें लगता है कि सब खरीद रहे हैं। तो आई थिंक वील डिस्कस ऑल ऑफ दैट कि अगर आपको करना भी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि किसी और ने किया और आपने नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तो कहाँ पे करना चाहिए, और अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग है तो कहाँ पे करना चाहिए। वैसे जो लेसन्स रियल लाइफ में होते हैं वही इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके स्पेंडिंग के लिए है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उससे निकाल के ही आप स्पेंड करोगे फेस्टिवल्स में। इसलिए अगले फेस्टिवल में भी आपको इतना ही एंजॉय करना है तो अभी से श्री गणेश करना चाहिए। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अभी फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स, ये शुभ मुहूर्त माना जाता है पितृपक्ष के बाद। उस टाइम पे साथ साथ गोल्ड के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग के आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करें। एब्सोल्युटली। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें, आइए अब इसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। फेस्टिव फंड शॉपिंग लिस्ट की करते हैं शुरुआत। और ऐसे में हम त्योहारों पर यूजुअली पूजा ऐसी चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं कि जो लंबे टाइम तक हमारा साथ निभाए। कई बार ऐसी जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं, लेकिन जो वैल्यू बाइंग होती है, जो एक कीमती चीज़ में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, या ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बनी हुई है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बनी हुई है, वो लंबे टाइम तक हमारा साथ निभाती है। अब ऐसी अगर हमें प्रोडक्ट को ख़रीदना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ख़रीदना है, अपने पोर्टफोलियो में डालना है, तो ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ये ज़रा समझाइए।
जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, आई थिंक प्रतिभा ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमें उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म या तो फिर जस्ट क्योंकि किसी ने आपको सजेशन दिया है आपको नहीं करना है। एंड जैसे आप राइटली कह रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है, हमारी जो इन्वेस्टिंग की जो सारी मैं कहूँ बिहेवियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन कुछ चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। आपके बिहेवियर्स, जैसे आपका किस तरीके का एक रिस्क एपेटाइट है। हम हमेशा रिस्क एपेटाइट कहते हैं स्वाति, ये एक वही चीज है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तब हर इंसान का वर्कआउट अलग प्लान होता है, या फिर डाइट अगर हम बात करते हैं तो हर इंसान का डाइट अलग प्लान होता है, क्योंकि उनकी एज अलग होती है, उनका बीएमआई अलग होता है, उनके फैट्स, उनके मेटाबॉलिज्म रेट अलग होते हैं। तो उनमें कौन सी चीज खा के या वर्कआउट करके किस तरीके से हम वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होते हैं, रिस्क एपेटाइट जो होते हैं, वो वैसे ही डिपेंड करता है कि भाई आप वॉलेटिलिटी के समय में कितने पेशेंट हैं, आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म है। सो कहीं ना कहीं एक तो आपका पेशेंस लेवल जो है, एक मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ या मैं कंजर्वेटिव हूँ या मैं मॉडरेट हूँ, वो एक चीज हो जाती है। दूसरी, आपका टेन्योर किस तरीके से है, तो लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का है, तो वो एक बाय इस तरीके की बाइंग हो जाती है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, हम कहते हैं एक जगह पे सारा पैसा मत लगाओ, एसेट एलोकेशन करो, इक्विटी, डेट, जैसे प्रतिभा ने भी कहा गोल्ड होना चाहिए। तो एज फैक्टर और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे हिसाब से स्वाति, हम एक लार्ज एंड मिड कैप फंड हमेशा कहते हैं, एक मल्टी कैप फंड कहते हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड कहते हैं, एक मिड कैप फंड कहते हैं, एक स्मॉल कैप फंड कहते हैं। तो कुछ फंड्स के नाम मैं थोड़े बहुत बता देती हूँ कि इस हिसाब से आप एसआईपी के रूट से शुरुआत कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म नजरिया, 5 साल के ऊपर का नजरिया है, तो इस तरीके से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मल्टी कैप में दो ऑप्शंस हैं, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। मिड कैप में दो ऑप्शंस दे रही हूँ, कोटक मिड कैप फंड, वाइट ओक मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप में डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है जिसमें बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड और एक कोटक पायनियर फंड भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से एसआईपी रूट से और लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी स्वाति। एब्सोल्युटली। तो एक जो वैल्यू बाइंग है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो आपके साथ रहेगा, ऐसे फंड जो कि पूजा ने बताए, जिसमें मल्टी मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ये आपको लंबे टाइम तक आपका साथ निभाएंगे। और ऐसे ही वैल्यू जो ऐड है, कौन सा फंड आपको लगता है प्रतिभा आपके पोर्टफोलियो में जो आपका जो फेस्टिव फंड का जो लिस्ट है वो ऐड करेगा किसी के पोर्टफोलियो में इस फेस्टिवल सीजन? देखिए, जैसे हम डिस्काउंट डिस्काउंट देके हम सब खुश हो जाते हैं कि इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऐसे ही कुछ सेक्टर्स, मार्केट या एसेट क्लासेस थोड़ा बीटन डाउन रहते हैं कोई भी कारण के वजह से। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे मतलब आईटी सेक्टर में इन्फोसिस वैसे कंपनीज बीटन डाउन है। एक एक टाइम होता है जहां पे वो सेक्टर्स बीटन डाउन होते हैं, मार्केट्स बीटन डाउन होते हैं, एसेट क्लासेस बीटन डाउन होते हैं। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर मैं लंबे समय अवधि के लिए कर रही हूँ तो मैं वैसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगी जहां पे अभी बीटन डाउन हो और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगर उसमें एंटर कर जाऊं तो बहुत अच्छा रिटर्न्स बनने का संभावना है। लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां हो सकता है। क्या गलतियां हो सकता है? हमने सोचा कि बॉस अभी आज की तारीख में कुछ सेक्टर बीटन डाउन है, तो ये भी हमको दिखना चाहिए कि कब तक ये टर्न अराउंड होगा। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में अगर आप देखेंगे, हम सबको याद है, अभी रिसेंसी बायस है कि पीएसयू ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिया 1-2 साल पहले। लेकिन क्या आपको याद है कि पीएसयू एकदम लैंग्वेज कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था 2010-11 से लेकर अगर आप 2016 तक देखोगे, 5-6 साल के लिए देखोगे, तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ा था। उस टाइम पे अगर 10-11 का भाव देख के अगर आपको लगा और 12-13 में खरीद लिया, क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप 16-17 तक रुके या 23-24 तक रुके? नहीं है किसी के पास इतना पेशेंस। सिमिलरली गोल्ड जो हमारा मतलब चाहिदीदा एक ऐसा क्लास है, वो भी 2012 से लेकर 2019 तक का ही नहीं गया। 7 साल
किसी का पेशेंस लेवल होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमें ये भी सोचना है कि वैल्यू अनलॉकिंग कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उस सेक्टर्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न्स और इन रीजनेबल टाइम फ्रेम्स बनाने का कुछ अच्छा सा संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फंड हाउस का भी ले, मेरे एसेट फंड हाउस जो है, मैं उसमें कुछ उनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग चला नहीं 1-2 साल से, तो बहुत बीटन डाउन थे उनके फंड्स, तो उनके सारे फंड्स अभी कम बैक कर रहे हैं। और खास करके उनके जो मल्टी कैप फंड्स है आज के मार्केट के हिसाब से, स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से उनका रिटर्न्स आ रहा है, तो मैं मेरा एसेट मल्टी कैप फंड लूंगी। और इंटरनेशनल, जैसे पूजा ने ऑलरेडी बता दिया, तो कोर पोर्टफोलियो में नहीं कवर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है। इंटरनेशनली सबने यूएस में बहुत सारा पैसा बना लिया, और अगर आपने इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चाइना आपको पता है कि काफी बीटन डाउन था। अगर आप लास्ट ईयर खरीदते तो शायद आपका पेशेंस चला जाता अभी तक, लेकिन अभी आपको ग्रीन शूट्स दिख रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, तो इडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड ले सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करने से रीजनेबल समय अवधि में अच्छा सा रिटर्न्स बन सकता है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे फंड जो लॉन्ग टर्म साथ निभाए, कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा बने, ये दोनों फंड्स हमने कवर किए और ये आपके फेस्टिव पोर्टफोलियो लिस्ट में शामिल ज़रूर होने चाहिए। अब आते हैं, जब हम फेस्टिवल में अब शॉपिंग की अब तैयारी कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बना ली, कई बार वो लिस्ट से ज़्यादा हमारी ख़रीदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ पसंद आ गई, एक डिज़ायर है, और हमारी ज़रूरत है कि हाँ हमें ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही है, और इम्पल्सिव बाइंग के आगे हम कई बार विवश हो जाते हैं। इसलिए पूजा ये बताइए, जो त्योहारों में इम्पल्सिव बाइंग है उसको तो कंट्रोल हम बजटिंग से कर सकते हैं, लेकिन निवेश में जो इम्पल्सिव बाइंग है वो कैसे हो जाती है कई बार? जी बिल्कुल स्वाति, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर का थोड़ा सिनेरियो देखें, तो क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, हम बोलते हैं ना मोमेंटम ट्रेंड, तो क्या है कि हम अपने कोर पोर्टफोलियो में जो है ना वो हम नहीं देखते। हमको लगता है हमें ये वाली चीज और ऐड करनी है, हमें सेक्टोरल में डिफेंस अभी चलने वाला है तो हमको डिफेंस ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है आपका जो कोर पोर्टफोलियो उसमें आपने क्या क्या शामिल कर रखा है, किस तरीके से वो फंड मैनेजर ने उस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना लिया है आपके पोर्टफोलियो, और आपका रिस्क फैक्टर जो मैं कहती हूँ। सो जैसे आपने शॉपिंग के एग्जाम्पल से समझाया कि इम्पल्सिव बाइंग मतलब मैं ऐसे ही नहीं करूं, जैसे भी गोल्ड ने पिछले 1 साल में हमने देखा 30% से डबल रिटर्न, ज्यादा रिटर्न दिया है, तो सबको लगता है कि अभी इक्विटी में एसआईपी बंद करके मैं गोल्ड में शुरू कर दूं। तो आपको ध्यान समझ के वो सेक्टर्स को पोर्टफोलियो में रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रखना है, बट ये नहीं कि इम्पल्सिव तरीके से आपके पोर्टफोलियो में पहले क्या है वो जांचना है। आपके एक्सपर्ट जो है, जो आपको सजेशन दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, उसकी सही है, एंड फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर या उस पर्टिकुलर कमोडिटी जो हम कहते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में परसेंटेज के हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेक्टोरल और यहाँ पे स्मॉल कैप को जिस तरीके से मैंने एड्रेस किया, तो अगर वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और अगर अभी आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, सो यस दिस इज द राइट टाइम। तो मैं 2 फंड के नाम वहां भी बता देती हूँ, एक है बंधन स्मॉल कैप फंड, एक है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। और अगर कोई सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में आपको रखना है, सो ऑब्वियसली हमने टाइम एंड अगेन बात की है कि जीएसटी कट की वजह से जो एक सेक्टर जो बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट करेगा वो है कंजम्पशन। सो एचएसबीसी का कंजम्पशन फंड, एंड उसमें आप एक मुश्त भी डाल सकते हैं। स्वाति, क्या होता है एक मोमेंटम शुरू होगा ना, तो उसमें एक मुश्त पैसा डालने में समझदारी होगी, रेदर देन एसटीपी, या तो फिर आप उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग ना करें, रैली में पहले ही शुरुआती तौर पे आप उसको निवेश कर लें। और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमेटिक एडवांटेज फंड है, ये भी बड़ा अच्छा फंड है जिसमें सारे ही सेक्टर्स आ जाते हैं। सो जो सेक्टर्स अभी जैसे आईटी है, फार्मा है, या तो फिर कंजम्पशन है, तो उसमें ज्यादा निवेश होता है। तो एक नहीं, अगर आपको काफी सारे सेक्टोरल फंड्स में डालना है तो ये भी एक अच्छा विकल्प हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आपके जो इम्पल्सिव बाइंग है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, कैटेगरीज हैं जो आपको टाइमली अच्छा रिटर्न बनाकर ज़रूर देंगी, लेकिन आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, ये आपको डिसाइड करना है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी इस जो हमारा पोर्टफोलियो है फेस्टिव पोर्टफोलियो
उसके कार्ट को भरते रहेंगे। जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स भी। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम आपका फेस्टिव पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पूजा भिंडे और प्रतिभा गिरीश, जो हमें बता रही हैं और हमारी मदद कर रही हैं कि कैसे आपका जो फेस्टिव पोर्टफोलियो कार्ट है वो कैसे अलग अलग फंड से सजाएं और कहाँ करें निवेश। मैं प्रतिभा आपसे जानना चाहती हूँ, कई बार हमें फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब त्योहारों में फोमो होना बहुत आम बात है कि किसी हमारे करीबी ने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जिसकी हमें भी ज़रूरत थी लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट में भी होता है, कहीं पर किसी ने निवेश ऐसी जगह कर लिया जहाँ पर रिटर्न इतना अच्छा बना लेकिन हमने वो शायद अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो त्योहारों में फोमो, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे फोमो और निवेश में फोमो, इन दोनों ही फोमो से कैसे बचा जाए? देखिए, इन्वेस्टिंग में अगर फोमो की बात करें तो इट्स क्वाइट नेचुरल। ह्यूमन बीइंग है हम लोग, हमें लगता है कि किसी और ने, मतलब किसी और ने आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए, काश हमने भी इन्वेस्ट किया होता। तो एक हर्ड मेंटालिटी है। लोग बात भी करते हैं और इसके बारे में बताते भी, हमने ये खरीदा, इससे, जैसे फेस्टिवल में भी हमने खरीदा और इससे बहुत सारा, मतलब घर में चमक आ गया, सब लोग हमको कॉम्प्लीमेंट कर रहे, तो हमें लगता है हमें वो खरीदना चाहिए। तो हमें मेंटली उसको रिकॉग्नाइज करना है कि हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग। बट इट्स क्वाइट नेचुरल इवन इन इन्वेस्टिंग कि हमें लगता है कि चलो, आपने अभी देखा कि ईवी, एआई, डिफेंस, पीएसयू हैड अ ग्रेट रन। मान लीजिए आपने कोई थीमेटिक में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने पूरा कोर पोर्टफोलियो ही बनाया, कुछ थीमेटिक्स में आपने दिया नहीं, तो आपको बुरा लगने वाला है कि काश मेरा एडवाइजर ने भी बताया होगा या फिर मैंने भी इन्वेस्ट किया होगा। सिमिलरली इंटरनेशनली आपको पता ही है कि 2021 में फैंग्स बहुत चला था, बहुत अच्छा रिटर्न्स बना था। यूएस में अगर इन्वेस्ट किया होगा, ये फैंग्स का फंड भी आया था इधर, तो अगर उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको रिटर्न्स बन जाता। मोस्ट शाइनिंग एग्जांपल हमारा सोना है। सोना का तो स्पेक्टेकुलर रन है। मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट नहीं किया गोल्ड में, जो मैंने नहीं किया, तो मुझे बुरा तो लगेगा कि सबका रिटर्न बना लेकिन मेरा रिटर्न नहीं बना। तो ये स्वाभाविक है। और अभी हमें लगता है कि गोल्ड अच्छा खासा रन हो गया, लेकिन हमें लगता है हमने तो मिस आउट कर लिया, अभी फेस्टिवल भी है, मौका भी है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये फोमो की वजह से इन्वेस्ट करने से क्या गलत हो सकता है, ये हमको याद रखना है कि मीन रिवर्ट तो हर एक एसेट क्लास में होगा ही होगा। तो अगर कोई बहुत अच्छा रिटर्न, अपने एवरेजेस से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो हो सकता है उसके बाद कुछ स्टैग्नेंट या फिर नेगेटिव रिटर्न्स का भी संभावना है। जैसे मैंने अभी बताया कि गोल्ड में अगर आप देखें तो 2012 का प्राइस रीच करने में 7 साल लगे थे, 2019 में वही प्राइस आया था। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि गोल्ड नहीं करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमने ये रैली मिस कर दिया, कहाँ पे करें, हमें गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए, तो व्हाट काइंड ऑफ फंड शुड यू चूज? एक अच्छा सा पैसिव फंड है, मिरे का भी है, एमओएसएल का भी है, मोतीलाल ओसवाल का पैसिव गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स। क्योंकि अभी हो सकता है कि मीन रिवर्ट हो सकता है स्टैग्नेशन हो, तो हमें नहीं पता कब गोल्ड में ज्यादा होना चाहिए, कब सिल्वर में ज्यादा होना चाहिए। व्हाई नॉट आउटसोर्स दिस जॉब टू द फंड मैनेजर? अगर गोल्ड और सिल्वर की मात्रा वो एक्टिवली चेंज करेंगे, हमें चाहिए रिटर्न्स और हमें चाहिए कमोडिटीज का एक्सपोजर। ये दोनों ही मिरे और या एमओएसएल दोनों में से एक फंड लेने से अपना काम हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है, एज अ ओवरऑल पोर्टफोलियो एक को ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। आपने डिसाइड किया है 7%, 10%, जितना भी आपने गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो में स्पेस रखा उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सिमिलरली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में भी अगर आपने पूरा ही मिस आउट कर दिया, तो मैंने अभी एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी बोला था कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है चाइना में हो, लेकिन आपने यूएस का रैली पूरा ही मिस कर दिया, अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक फ्रैंकली यूएस अपॉर्चुनिटीज इज अ गुड फंड। अगेन इन स्मॉल प्रोपोर्शंस एज कंपेयर टू योर पोर्टफोलियो। ये सब मैं कोर पोर्टफोलियो की नहीं बात कर रही हूँ, स्मॉल प्रोपोर्शंस में गोल्ड, इंटरनेशनल एक्सपोजर सब अच्छा है। ओवरबोर्ड जाएंगे तो स्क्यू हो सकता है पोर्टफोलियो। तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो उसको फिर से ग्रैब किया जा सकता है, लेकिन बस उस फियर में मत रहिए हमेशा कि मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। जस्ट एक्ट अपॉन इट। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और ऑफर की तो भरमार है पूजा, इस बार तो ऑफर ही ऑफर है। जीएसटी रेट कट के बाद तो और भी ज़्यादा एक सुनहरा मौका है सबके लिए ऑफर बाइंग का और सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स खरीदने का। लेकिन ये जो ऑफर है वाकई क्या उतने लुभावने हैं जितने दिखते हैं? एक तो इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल ऑल्सो,
और निवेश के तौर पर भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हम जिनको हम NFOs कहते हैं, क्या ये ऑफर हमेशा हमारे लिए होते हैं जैसे दिखते हैं? जी बिल्कुल स्वाति, बहुत ये अच्छा एक डिस्कशन है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिस तरीके से ये NFO लॉन्च होता है ना, एक तो ऐसे लगता है कि ये एक IPO है। लोगों को काफी टाइम ऐसे लगता है कि ये 15 दिन में जब खुलेगा तब इसकी NAV भी डबल होगी या वटेवर भाव निकलेगा, सो मुझे भी NFO में डालना है। तो सबसे पहले तो ये मिथ बचे कि ये IPO नहीं है, ये NFO है। जो म्यूचुअल फंड हम नॉर्मली एक फंड में निवेश करते हैं, ये फर्स्ट टाइम जो न्यू फंड ऑफर हम कहते हैं वो लॉन्च होता है। तो इसके लिए वो 10 रुपए की फी से लॉन्च होता है। इस वजह से एक वॉलेटाइल मार्केट में या एक बुल मार्केट में हम कहते हैं कि NFO अगर आपको निवेश करना है तो आपको 10 रुपीज की NAV के हिसाब से मिलता है। तो काफी टाइम इस वजह से शायद लोगों को लगता है कि उन्हें निवेश करना है, लेकिन ये मिथ से बचे। क्यों? क्योंकि एक तो NFO काफी उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। उसको फंड जो स्टॉक्स है उसको डिप्लॉय करने को काफी टाइम लगता है। प्लस अगर आज की तारीख में हम देखें स्वाति, तो इतने ज्यादा NFOs आ रहे हैं एक कंपनीज में, कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन, या इतना ज्यादा हम हमेशा कहते हैं कि 5 या 6 फंड्स रखे पोर्टफोलियो में, लेकिन NFOs की वजह से या ये अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग थीम लेके आते हैं, तो वो एक जैसे हम कह रहे हैं इम्पल्सिव फोमो, ये हो जाता है ऑफर, क्योंकि नया ऑफर आ रहा है, में आ रहा है, मार्केट भी अच्छी है तो खरीदना चाहिए। सो प्लीज इन सब से बचे। आपको वही सब आपके पोर्टफोलियो में है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपका पोर्टफोलियो चेक करें। आपको फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, वॉलेटाइल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है उस NFO को, और वो किस तरीके के थीम को फॉलो कर रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है NFO को समझना एंड सलाह लेना और फिर उसके ऊपर एक्ट करना। एब्सोल्युटली। और लास्ट पॉइंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वेरी क्रिस्पली, एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, कार्ट में होनी चाहिए। तो किसी के पोर्टफोलियो की एसेंशियल आइटम लिस्ट कौन सी हो प्रतिभा? वेरी क्विकली मैं समझूं आपसे। फाउंडेशन के तौर पे आपको इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए एसेंशियली। आप FD रखेंगे, आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स रखेंगे, ये बहुत ही मतलब इमरजेंसी काम आने वाला फंड्स डेफिनेटली रखेंगे। उसमें आप ICICI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसे फंड में रख सकते हैं। और बेसिक मैं फाउंडेशन की बात करूं, एसेंशियल मतलब इंश्योरेंस करना चाहिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। बेसिक प्लेन वेनिला इंश्योरेंस इज गुड इनफ। उसमें बहुत सारे तड़का ऐड करके उसको एक्सपेंसिव नहीं करना है। अब जब तक अर्निंग हो तब तक अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो बस हो गया। आप ये कर रहे हो कि आप नहीं है तो आपका फैमिली को दिक्कत ना हो, इसलिए आपको 80-90 इयर्स के इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। आप 65 तक काम करने वाले तो 65 तक के लिए। बिल्कुल। तो आपके पोर्टफोलियो में एसेंशियल आइटम से लेकर वैल्यू आइटम तक की पूरी तैयारी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कराई है। इस बार इस त्योहार पे आपको कौन सी फेस्टिव शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट्स की भी लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी, ये आज हमने डिस्कस किया। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका पूजा और प्रतिभा हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी।